हेलो एवरीवन, मैं सतन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित, और ये छठा वीडियो होगा चैप्टर 1 से संबंधित। इसमें हम लोग संसाधन और उसके वर्गीकरण, साथ ही हमने पढ़ा है कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधार पर बांटा गया है कैसे, साथ ही संसाधनों का संरक्षण, संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है, और समिट एजेंडा 21 और संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, वो सारी चीज़ें हमने कवर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया था कि लैंड रिसोर्सेज हमारे यहाँ क्या है और लैंड रिसोर्सेज में उसका यूजेस क्या है, उपयोग क्या है, उनका लिमिटेशन क्या है, और उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भारत में जो क्षेत्र हैं, भूमि हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। तो उनको हमने परसेंटेज में भी देखा था कि कितना कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में भूभागों का अंश है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पूरा भूभाग है, लैंड रिसोर्सेज है, तो उनका उपयोग किन प्रारूपों में किया गया है। ठीक है, आपको प्रारूप पता होगा, यानी कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मतलब कि हमारे यहाँ जो भूमि है उसका इस्तेमाल, उपयोग किन किन रूपों में किया जा रहा है। ठीक है, किन किन रूपों मतलब क्या कि भूमि का उपयोग वन के रूप में हो रहा है, वन के रूप में है, या फिर कृषि के रूप में हो रहा है, या फिर गैर कृषि कार्य के रूप में हो रहा है। जैसे गैर कृषि में क्या आ जाएगा, इमारत के रूप में, या फिर हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी कंपनी को स्थापित करके, या फिर रेलवे स्थापित किया हमने, या फिर हमने वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया है। ठीक है, तो गैर कृषि कार्य। इसके साथ पड़ती भूमि हमारे पास कितना है, चरगाह क्या है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास बंजर भूमि कितनी है। तो इन सारे रूपों को, यानी भूमि के अलग अलग जो प्रकार हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं को हम लोग एक प्रारूप का नाम देते हैं कि हमारे यहाँ भूमि का प्रारूप क्या है और भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में कितना प्रतिशत की मात्रा में हो रहा है, यानी कि कितना भूमि कितना परसेंटेज के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग, यानी कि भूमि के प्रारूप को, कि भूमि किस रूप में प्रयोग किया गया है, किस कार्य के लिए किया गया है, तो उससे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं कि भूमि का जो प्रारूप है, यानी कि भूमि का उपयोग कैसे होगा, उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि भूमि का प्रारूप किस आधार पर है। यानी कि किसी भूमि का उपयोग कृषि के रूप में हो रहा है तो उसको कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं कि वहाँ पे कृषि की जा रही है। अगर कोई भूमि का उपयोग हम गैर कृषि कार्य के रूप में कर रहे हैं तो उसके कारक कौन से हैं, क्यों वहाँ पे गैर कृषि कार्य के रूप में उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमि को जो प्रारूप है, भूमि का जो प्रारूप हमारे यहाँ पैटर्न ऑफ द लैंड यूज है हमारे यहाँ जो, उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर, ठीक है, हमारे यहाँ 2 फैक्टर हैं जो भूमि को प्रभावित करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसा होगा, भूमि किस रूप में उपयोग लाई जा सकती है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, 2 कारक हैं। 2 कारक, पहला कारक आपका है भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर, और दूसरा है मानवीय कारक, यानी कि मैन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 कारक है और इन्हीं कारकों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि भौतिक कारक कैसे प्रभावित करता है भूमि का उपयोग करने के लिए, और मानवीय कारक कैसे प्रभावित करता है कि भूमि का उपयोग कैसे होगा, किस प्रकार, किस रूप में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं भौतिक यानी कि फिजिकल फैक्टर में पहला है आपका भू आकृति। ठीक है, लैंड फॉर्म, भूमि का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो भूमि का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जिस स्थान का भूमि जिस प्रकार होता है उसी प्रकार वहाँ पे यूज में लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि किसी स्थान का भूखंड जो है, भूभाग जो है, वो पर्वत के रूप में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। वहाँ पे कृषि बहुत मुश्किल से हो सकती है, हो सकता है कि चाहे कृषि की जाए अगर बरसात लगातार हो रहा है। ठीक है, वर्षा की मात्रा पर्याप्त हो रहा होता हो। ठीक है, तो कृषि की कितना वहाँ पे संभावनाएं हैं, या पर्वत पर हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग रेलवे या सड़कों का व्यवस्था कर सकते हैं तो किस रूप में कर सकते हैं। तो वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर मैदानी क्षेत्र है तो हम जाहिर सी बात है कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ठीक है, इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने में आसानी होती है, क्योंकि परिवहन का आसानी से सुविधा मिल जाती है, वहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी डेवलप होती है। तो मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस रूप में हो सकता है। तो ये भूमि का जो प्रारूप है, पर्वत हो या फिर मैदान हो या पठारी क्षेत्र हो या रेगिस्तान क्षेत्र हो, तो ये जो फॉर्म है, ये भूमि का जो प्रारूप है, ये भी प्रभावित करता है कि भूमि का उपयोग किन रूप में करेंगे हम। वो कृषि के रूप में कर सकते हैं या कैसे करेंगे,
वो प्रभावित करेगा कि भूमि की बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, तो हमने समझा कि भूमि की आकृति जो है वो प्रभावित करती है कि कैसा कार्य वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर और डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो भूआकृति के आप बारे में देखेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर रीजन है, ठीक है, वो क्या है, वो एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, हाई लेटीट्यूड पर है। तो वहाँ पे ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या है कि वहाँ पे ऊंचाई वाले भागों में बर्फ गिरा होता है, उससे ऊंचाई से थोड़ा कम आते हैं, 6000 मीटर से कम आते हैं। तो छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए पशुपालन का सहारा लेते हैं, पशुपालन करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। ठीक है, ऊन जिससे निकाला जाता है, आप कश्मीरी ऊन सुने होंगे, कश्मीरी शॉल सुने होंगे। तो क्या वहाँ पर कृषि की संभावनाएं बहुत कम है, ऊंचाई अधिक है, लेटीट्यूड ज़्यादा है, जिससे क्या है वहाँ पर पशुपालन की संभावना है। तो वहाँ पर कृषि करना एक बड़ी चुनौती है। तो भूमि का प्रारूप जो है, यानी कि वहाँ पे भूमि का हम उपयोग पशुपालन के रूप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये प्रारूप है जिससे प्रभावित होता है कि वहाँ पे भूमि का उपयोग किस प्रकार होगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैदानी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, आप कृषि कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रेलवे बिछा सकते हैं, सड़कें बिछा सकते हैं। तो ये आपने समझा। दूसरा फैक्टर है जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट। जलवायु को आप क्लास 9th में भी कवर किया होगा। तो क्लास 9th में पढ़े होंगे आप कि जलवायु को प्रभावित बहुत सारी चीज़ें करती हैं, कई कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु किन चीज़ों पर डिपेंड होता है? जलवायु को डिपेंड करता है क्या कि उस क्षेत्र का वर्षा क्या है, ठीक है, वर्षा कितनी मात्रा में हो रहा है, वहाँ पे हवाओं का प्रभाव क्या है, ठीक है, वो स्थान समुद्र से ऊंचाई कितनी है उस स्थान की, ठीक है, वहाँ पे तापमान किस प्रकार रहता है, ठीक है, उसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जलवायु में जो कई फैक्टर हैं वो निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र का जलवायु क्या है। तो भारत में मानसूनी जलवायु है, तो वो किस रूप में अलग अलग स्थानों पर अपना प्रभाव डालती है, उससे भी डिपेंड करता है कि भूमि का उपयोग हम किस रूप में करेंगे। ठीक है, तो जलवायु भी डिपेंड करता है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार होगा। ठीक है, जलवायु में क्या क्या चीज़ आएंगे, अभी हमने बताया कि वर्षा कितनी है, तापमान वहाँ पर क्या है, ठीक है, उसके समुद्र से ऊंचाई कितनी है, वो किस अक्षांश में है, ठीक है, किस गोलार्ध में है, ये भी संभावना है, ठीक है, उसको समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है कि वहाँ के भूमि का उपयोग किस रूप में होगा। तो दूसरा फैक्टर हमने समझा। तीसरा है मृदा के प्रकार, यानी भौतिक फैक्टर में तीसरा है मृदा के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी वहाँ की कैसी है। आपने मिट्टी, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जो वीडियो होगा, उसमें टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के प्रकार पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मिट्टी का एक मोटा मोटी हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मिट्टी हमारे यहाँ कई 6 रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो ये सारे मिट्टी के जो प्रकार हैं वो भी प्रभावित करते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ का उपयोग हो सकता है, उसमें कहाँ किस चीज़ का उपयोग हो सकता है। जैसे कि दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ पे अधिकतर पठारी क्षेत्र है, तो कुछ भाग में लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट सॉइल है, कुछ भाग में काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। तो वहाँ पे काली मिट्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा फसल लगा सकते हैं, कृषि का क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है, या गैर कृषि में उपयोग होगा। इसके साथ हम दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में आते हैं। ठीक है, उत्तर के हिमालय के बाद वाले क्षेत्र, ठीक है, इस रीजन में आते हैं हम लोग। तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के यानी कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, तो वहाँ कृषि की काफ़ी संभावना है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि इधर जो है बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में, हिमालय वाले क्षेत्र में, तो वो क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। तो वहाँ पे कौन सी फसल या किस चीज़ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं उस मिट्टी, उस क्षेत्र को। तो वो सारी चीज़ें यानी कि मिट्टी के प्रकार पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जो प्रमुख प्रारूप है, उपयोग किस रूप में हो सकता है उस क्षेत्र का, ठीक है, उस भूमि का। तो मिट्टी के प्रकार पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी जो है किस लिए उपयुक्त है और किस कार्य के लिए उपयुक्त है, जिससे हम मिट्टी के आधार पर हम लोग वहाँ पे कामों को अंजाम देते हैं, उसका प्रारूप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा कि भौतिक कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं भूमि का उपयोग किस प्रकार हम लोग करेंगे। सेकंड, इधर आते हैं। तो भौतिक कारक हमने समझा। सेकंड में हमारा दूसरा है मानवीय कारक, मैन फैक्टर। ठीक है, यानी कि मानवीय कारक जो है ये भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है कि भूमि का प्रारूप किस आधार पर होता है, किस आधार पर होगा। ठीक है, जैसे मानवीय फैक्टर में पहला हमारा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी,
ठीक है। आपको पता होगा जनसंख्या जो है उससे घनत्व जिस क्षेत्र में अधिक होता है वहाँ पे रोजगार पर दबाव अधिक होता है, वहाँ पर कृषि पर दबाव अधिक होता है। तो अधिक जनसंख्या जहाँ पर होगा वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, जीवन व्यतीत करने के लिए फसलों यानी कृषि पर लोग डिपेंड अधिक होते हैं, ठीक है। या फिर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ पर कल कारखाने स्थापित किए जाएँ जिससे वहाँ की जनसंख्या अपना जीवन यापन कर सके, तो वो भी डिपेंड करता है। अब जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है वहाँ के लोग, और जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है वहाँ के लोग, कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे? जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा उन पे दबाव अधिक होगा कि वहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो, ज़्यादा पैदावार हो, जिससे पूरा लोगों का जीवन यापन भोजन का व्यवस्था हो सके। या फिर अगर भोजन मिल रहा है तो वहाँ पे और सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो उद्योग धंधे ही हो क्यों ना हो, तो उसका डेवलप किया जाए जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। तो कृषि के अलावा गैर कृषि के रूप में भी काफ़ी ज़मीनें उपयोग होती हैं, जैसे कि रेलवे बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो उनका उपयोग कृषि के ना अलावा होकर दबाव बढ़ने के कारण, जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण हम गैर कृषि में उसका उपयोग अधिक करते हैं। गैर कृषि में आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, कल कारखाने होंगे, तो उस तरह की व्यवस्थाएँ करते हैं। तो जनसंख्या का दबाव जो है, जनसंख्या घनत्व जो है, वो प्रभावित करता है कि भूमि का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस रूप में हम लोग भूमि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी क्षमता, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का क्षमता हमारे पास कितना है, पावर क्या है, यानी तकनीक के आधार पर भी भूमि का हम उपयोग काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, वो भी प्रभावित करता है। अगर हमारे पास बेहतर तकनीक है तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी कृषि कर पाते हैं, कृषि कर लेते हैं, ठीक है, उसको समतल बना के। जैसे क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेती आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमारे पास तकनीक है, तो जहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है, बरसात अच्छा नहीं होता है, वहाँ भी तकनीक के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है, पंपिंग सेट हो या फिर और माध्यमों से, ठीक है। जहाँ पे कह सकते हैं कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहाँ भी हम तकनीक के माध्यम से, ठीक है, उस वहाँ पे अधिकतम सिंचाई करके, अधिक रासायनिक खाद उपयोग करके उस मिट्टी का अलग प्रारूप देते हैं, उसको कृषि के रूप में उपयोग लेते हैं। या फिर जहाँ उपजाऊ मिट्टी नहीं है वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहाँ पे हमारे पास तकनीक बेहतर होने के कारण वहाँ पे हम अन्य कार्यों में हम लोग उसका भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम कल कारखाने लगा सकते हैं या फिर अनेक कार्य कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने बेहतर तकनीकी क्षमता होगा उसको हम अलग अलग कार्यों में उस भूमि का उपयोग करते हैं। तो ये भी प्रभावित करता है किसको, भूमि के उपयोग के प्रारूप, ठीक है। और थर्ड यानी लास्ट है, मानवीय कारक में लास्ट है संस्कृति व परंपरा, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन हमारे क्या है, कल्चर क्या है जैसे क्या कि अभी भी हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से ही कृषि पर डिपेंड हैं और कृषि को ही अपना आधार मानते हैं, कृषि में ही लगातार जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे लोग अपना व्यवसाय पशुपालन बना कर रखे हैं, ठीक है। पशुपालन, जैसे कि आप कश्मीर वगैरह क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पे पशुपालन, तो पशुपालन का वहाँ पे जहाँ पशुपालन होता है वहाँ पे भूमि का जो प्रारूप है वो चरगाह के रूप में होता है, ठीक है। चरगाह के रूप में वहाँ पे भूमि को चरगाह के रूप में उपयोग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। तो पशुपालन को चाहिए चरगाह, यानी पशुओं को चराने के लिए चरगाह चाहिए, तो उसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ के लोग चरगाह के रूप में करते हैं। तो वहाँ का भूमि का प्रारूप क्या हो गया, चरगाह के रूप में। तो ये हमारी संस्कृति एंड परंपरा है, कल्चर है, जो या तो हम पशुपालन कर रहे हैं तो वो लगातार पशुपालन पे ही आधारित है, हम शुरू से आधारित थे, अभी भी आधारित है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है या फिर वहाँ पे कृषि के लिए वो उपयुक्त नहीं है, तो उसको हम संस्कृति और परंपरा के आधार पर भी अभी तक उसी व्यवसाय के रूप में या उसी रूप में हम लोग लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 रूपों में देखा, मानवीय कारक में, ठीक है, और 3 रूपों में देखा भौतिक कारक में, यानी कि भूमि के प्रारूप को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, ठीक है। पहले 2 कारक में हम डिवाइड किया, भौतिक और मानवीय, और उसके बाद 3, ठीक है, फिर मानवीय कारक में 3। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि तो ये आपका हो गया पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का यानी कि टोटल इंडिया का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 32.8 लाख किलोमीटर। इसको पूरा आपको बताया था हमने पिछले चैप्टर में कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्षेत्रफल कुल है। अब इसमें
कुल जो क्षेत्रफल है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका हमारे पास 93 या फिर कह सकते हैं 93% का ही आंकड़ा उपलब्ध है, यानी कि 93% भूभाग का ही आंकड़ा उपलब्ध है कि 93% भूभाग में क्या क्या या कह सकते हैं किस प्रकार भूमि का उपयोग हो रहा है, कौन सी भूमि कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है, कौन सी भूमि वन के रूप में, गैर कृषि कार्य के रूप में। तो यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास मात्र 93% भूभाग का ही आंकड़ा उपलब्ध है। अब आपको सवाल आ रहा होगा कि बाकी जो 7% भूभाग है उसका क्या, ठीक है। तो बाकी 7% जो भूभाग हैं उनमें पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, उनमें असम को छोड़कर, ठीक है, असम को छोड़कर बाकी जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, तो उन राज्यों का हमारे पास भूभाग का प्रारूप का डाटा यानी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिसके कारण डाटा हमारे पास नहीं है। कौन कौन से राज्य? पूर्वोत्तर के जो 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट, उनमें सिर्फ असम को छोड़कर बाकी 6 जो स्टेट है उनका डाटा हमारे पास, आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हम उसके प्रारूप को नहीं जानते हैं, किस रूप में भूमि का उपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो एरिया हमारे पास है, ठीक है, उसमें जम्मू कश्मीर का वो एरिया जो POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जो है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसका हमारे पास सर्वेक्षण का डाटा नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में वो भी क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे चीन का कब्जा है, ठीक है, सियाचिन क्षेत्र, तो उसका भी डाटा हमारे पास नहीं है, जिसके कारण 7% जो भूभाग है उसका प्रारूप हमारे पास नहीं है कि उस भूमि का उपयोग किस रूप में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका असम क्षेत्र है, ठीक है, बाकी जो ये पूर्वोत्तर, इसको छोड़कर, असम को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनका हमारे पास आंकड़ा क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके साथ जम्मू कश्मीर जो राज्य है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है ये, ठीक है, ये क्या है, POK है, इसके बाद वाला क्षेत्र ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, तो इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। और कुछ भाग चाइना के अंडर में है, ये भाग जो है सियाचिन वाला भाग, ठीक है, तो ये किसके जिम्मे में है, चाइना के अंडर में है, तो इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम इसका उपयोग का प्रारूप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये टोटल भूमि 7% है जिनका हमारे पास डाटा का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 93% विभाग है उसका हमारे पास डाटा है, और इसको हम लोग कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह बेहतर समझ विकसित होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।